जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। कौन सी ट्रांसफर? मैं तो कहता हूँ आप एक आधी लाइन और कम कर लें, आप बढ़ाने के चक्कर में। बस जनरल डिस्क्रिप्शन में आपने कर दी रिक्वायरमेंट पूरी स्टैंडर्ड की, कि मैंने थोड़ी सी बात बता दी है। एग्जामिनर ने यही चेक करना है कि आपको पता है, बाकी आप अपने एक्चुअल जब आप फाइनल से बना रहे होंगे ना, आप जो मर्जी आए लिखना, पूरा सफ़ा भर देना, ठीक है, आपकी मर्जी है। जनरल डिस्क्रिप्शन देनी है बस हमने, तो इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी ना लिखे तो काम चलेगा। और बताएं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है 13.2, इसमें हम बनाया करते हैं मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस बेसिकली इसमें हमने लेने होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, लेकिन कौन से वाले? अनडिस्काउंटेड। कौन से वाले? डिस्काउंटेड वाले तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में नजर आ रहे। ये क्या है? अच्छा, ये नहीं समझ आ रही, इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है? अनडिस्काउंटेड, और ये क्या है? डिस्काउंटेड। हमने मैच्योरिटी एनालिसिस में जो कैश फ्लोज दिखाने हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वाले कैश फ्लोज दिखाने हैं। ये तो हमारी अकाउंटिंग की मार है ना, कि 130 में से अलग करो प्रिंसिपल और अलग करो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को पीएनएल में शो करो और प्रिंसिपल को बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तौर पे जो आउटस्टैंडिंग है वो शो करो। लेकिन इस नोट के अंदर हम अपने यूजर को, अपने शेयर होल्डर को ये बताना चाह रहे होते हैं कि लीज की मद में ज़हनी तौर पे तैयार रहना, कितने कैश आउटफ्लोज होने जा रहे हैं अगले कुछ सालों में। सही है? तो क्या लफ्ज बोला मैंने? कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। ठीक है जी। ये देखो, ये अनडिस्काउंटेड है, ये डिस्काउंटेड है। हमने नोट बनाते हुए, बैलेंस शीट बनाते हुए किस कॉलम को पकड़ा था? और नोट बनाते हुए किस कॉलम को पकड़ेंगे? क्योंकि इंस्टॉलमेंट में पड़ा हुआ है अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज वाला मामला। ओके। अच्छा, अब अगली बात, यूज यहां पर भी लाइन को ही करना है। जैसे 2010 के लिए अगर मैं मैच्योरिटी एनालिसिस बनाऊं तो मैं क्या करूंगा? और भाई ना बोलो, मैं क्या करूंगा? 2010 वाले साल की आखिरी पेमेंट के नीचे क्या लगा दूंगा? लाइन। ठीक है, बस कॉलम ये वाला नहीं देखना। आप कॉलम कौन सा देखना है? क्योंकि यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं अपने यूजर को, देखो ये तो प्रिंसिपल की मद में पैसे जाने हैं ना, असल में तो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। तो हमने अकाउंटिंग की, हमने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अलग किया, इंटरेस्ट को पीएनएल में शो कर रहे हैं और प्रिंसिपल अमाउंट अलग से लायबिलिटी शो कर रहे हैं। पर यूजर को यह बताना भी जरूरी है कि इस लीज की मद में आउटफ्लोज एक्चुअल कितने होने हैं अगले जो साल बाकी हैं उनमें। तो फिर एक हमें जरूरत पड़ी थी लाइन लगाने की, किस वक्त? जब हमने लीज लायबिलिटी को बैलेंस शीट में शो करना चाहा था। और दूसरी बार हमें अपने मैच्योरिटी एनालिसिस में लाइन लगानी पड़ेगी, कब? जब हम मैच्योरिटी इसमें स्केड्यूल में कब लाइन लगानी पड़ेगी? जब हम मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने लगेंगे। तो मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना है हमने कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज का, तो ये जनाब हमने लाइन लगा दी। ठीक है जी। अब कौन सा कॉलम देखना है? अब ना अपने यूजर को हमने जरा तरतीब से बताना है। यहां पे आप खड़े, ठीक है, यहां पे आप खड़े होकर ये ऐसे करके, ठीक है, यहां पे खड़े होकर आपने बताना है एक साल के अंदर अंदर कितना पे करना है। अच्छा, एक साल के बाद, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर ना, एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर 130। ये बताना है कि हर साल कितने कैश आउटफ्लो के लिए लीज की मद में तैयार रहो ज़हनी तौर पे, क्योंकि शेयर होल्डर को बताना है ना कहाँ का तुम्हारा कैश जब जाने आगे। ज़हनी तौर पे तैयार रहना, कल को ये ना कहना कैश किधर गया और लीज पे मशीन ली हुई है। भाई ये जाने हैं पैसे हर साल इतने इतने, ज़हनी तौर पर क्या करो, तैयार रहो। तो ये हमने मैच्योरिटी एनालिसिस ऐसे बनाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। ये इधर खड़े हैं ना, तो लेस देन 1 ईयर क्या बनता है? 31 दिसंबर 10 पे खड़े होकर हम कह रहे हैं 31 दिसंबर 11 से पहले, यानी 31 दिसंबर 11 तक, क्यों कह लें 31 दिसंबर 11 तक
कितना आउटफ्लो 130। फिर 31 दिसंबर 11 के बाद, लेकिन 31 दिसंबर 12 से पहले पहले। इसको आईकेप ने जरा मुश्किल अल्फाज में लिखा हुआ है, हम इसको जरा आसान अल्फाज में यूं लिख देंगे, हम इसको यूं लिख देंगे। उसने आईकेप ने यूं लिखा हुआ है, लेस देन मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर्स। इसका आसान हल क्या, हम लिखेंगे 1 to 2 ईयर्स। क्या करेंगे जी, 1 to 2 ईयर्स। 1 to 2 ईयर्स का मतलब क्या है, 2 साल के बाद, सॉरी 1 साल के बाद, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर। अब यहीं खड़े हैं आप, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर क्या है 130। काम बहुत आसान है, एवं मैं जरा थोड़ा सा स्पाइस क्रिएट कर रहा हूं, खामखा है कुछ भी नहीं इसमें, सादा सी बात है। ठीक है, यहीं पे ही आप खड़े हैं, 2 साल के बाद, 3 साल के अंदर अंदर, तो इसको क्या कह देंगे हम, 2 to 3 ईयर्स। ठीक है जी, और ये क्या बन गया, ये भी 130। थोड़ा सा ठीक है जी। अब ये टोटल भी करना जरूरी है, 390। ये यानी प्रिंसिपल की मद में अभी हमारे इतने पैसे लीज, सॉरी टोटल लीज की मद में हमें इतने पैसे अभी पे करने हैं। 31 दिसंबर 10 का ये नोट बन गया, ये जनाब आपका लीज का नोट है। बस इतना सही है जो नहीं, इसके अलावा कुछ, इतना ही है बस जी। अभी मैंने 1 साल का ही बनाया है, अभी तक तो 1 साल का ही बनाया है, इसलिए बार बार लिख रहा हूं ऊपर। ठीक है, हाँ तो 10 और 11 दोनों ही आएंगे ना बेटा। अभी 10 आ गया, इंशाल्लाह 11 भी आ जाएगा। मैंने कब कहा 11 नहीं बनाया, मैंने कहा फिलहाल मैंने 1 ही साल बनाया। फिलहाल तो 1 ही साल बनाया ना, एक वक्त में 1 ही साल बना सकता था, दोनों इकट्ठे कैसे बना लेता। ठीक है, हो गया 10 पूरा, 11 तो आपने बनाना है, जल्दी करें। लाइन मिटू मिटू हो जाएगी। और किसी 1 साल का आपसे एक्सट्रैक्ट या नोट्स बनवाता है नॉर्मली, 2 के बनवाता नहीं है, कंपैरेटिव बनवाता नहीं है, बनवा ले तो देख लो, आज फिर पहला दिन ही देख लो, फिर कोई एडी रॉकेट साइंस नहीं हैगी। नहीं समझ आ रही, कोशिश तो करो, कोई नहीं कोशिश कर लो, गलत हो जाएगा ना कोई बात नहीं, 6 महीने बच जाएंगे, आधा सफ़ा ख़राब हो जाएगा। तो चलो 6 महीने जल्दी करो, बनाओ नोट। अच्छा नाराज क्यों होंगे हो, दो मौकों पर मॉडर्न स्केड्यूल में आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगानी पड़ती है। एक मौका जब लीज इंटरेस्ट, जब लीज लायबिलिटी को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना पड़ता है, और फिर दूसरी बार जब लीज के नोट में मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना पड़ता है। वह फ़र्क ये है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी प्रेजेंट करनी हो तो लायबिलिटी की अमाउंट को ही देखना है ना, प्रिंसिपल वाले कॉलम को देखते हैं, जबकि लीज का नोट बनाते हुए आप इंस्टॉलमेंट वाले, क्योंकि ये अनडिस्काउंटेड, ये डिस्काउंटेड, और हमने मैच्योरिटी एनालिसिस देना किसका होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। ठीक है, तो अब हम आगे जनाब 11 वाले साल में अगर आए तो 11 वाले साल में 11 की आखिरी पेमेंट के नीचे हम लाइन लगा दें। कॉलम तो हमारे बस यही है, यहाँ पे अब खड़े हैं आप 31 दिसंबर 11 पे। 31 दिसंबर 11 पे खड़े होकर आप कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर, वो 1 साल के अंदर अंदर अब कौन सा बनेगा, ये 12 वाला 130। 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर चक्कर ही कोई नहीं बचना, कहानी खत्म हो गई है। तो ये कितना बच गया, अब इसमें क्या रॉकेट साइंस थी उस्मान भाई, यस सर, वो क्या, वो ये वो नहीं, सही तो हो है, मुझे लग रहा है मैंने सही किया है। ओके, इसको क्या कहते हैं ये फिर कभी बताऊंगा टोटल को, ठीक है ना, जब जरूरत पड़ेगी लेसर के सवालों में। कोई मसला, ख़त्म टॉपिक, मतलब लेसी की हद तक टॉपिक ख़त्म है। अब इसी के अंदर हमने जो है वो गुड़ शक्कर डालते रहना है। कभी हम जो है वो सेमी एनुअल पे आ जाएंगे, कभी किस्तों को क्वार्टरली कर लेंगे, कभी मंथली देख लेंगे, कभी साल के स्टार्ट में किस्तें, कभी एंड पे किस्तें, कभी जो है वो बीच में लीज टर्म में कोई किस्त मिस कर देंगे, कभी पहले साल में एडवांस आ जाएगा, कभी पहली किस्त मिस कर देंगे, कभी
यही ड्रामे चल रहे हैं, कभी ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड और लीज का ईयर एंड डिफरेंट हो जाएगा। लीज लेसी की यही है, लेसर की अभी पढ़ाई नहीं है, तो लीज लेसी की बस यही है। ठीक है, कोई मसला है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, नहीं पूछना तो फिर आप आए खुशबू लगा के। अगला सवाल आपको नजर आ रहा होगा 2, जो कि आपका होमवर्क बन जाना था अगर आपने देर लगाई होती तो। अब ये क्लास वर्क ही है। इसमें मज़े की बात यह है कि आपका जो मुश्किल काम है वो हुआ पड़ा है। क्या मतलब? लीज पेमेंट वर्किंग वन में होती है ना, लीज पेमेंट। ये देखो 1 जनवरी 11 पे 5 ईयर्स का लीज एग्रीमेंट साइन हुआ है, एनुअल रेंटल 10,000 है इन एरियर, तो लीज पेमेंट क्या बन गई 10,000 इंटू 5 यानी कि 50,000। ठीक है जी, और बोलो अगली लाइन जो लिखी हुई है लेसी के सवालों में, आप इस लाइन को देखना भी पसंद नहीं करते। कब देखेंगे? देखेंगे हम देखेंगे, फिलहाल तो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो बताओ जी। उसके बाद इंटरेस्ट रेट 16% है, तो अगला काम क्या करना होता है आपने? पीवी ऑफ एलपी वो भी निकली हुई है 32,743। अच्छा, उससे आगे ये काम आपको मुश्किल थोड़ा ही है, ये भी हुआ पड़ा। फिर आपने क्या करना है? आप रिक्वायरमेंट देखें, आपने ये करना था, ये हो गया, आपने ये करना था, ये हो गया, ये तो आपने करना था जो ऑलरेडी हो गया है। अब आपको मैं अपनी रिक्वायरमेंट बताता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ से सी रिक्वायरमेंट यहाँ पे डालता हूँ, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स एंड नोट्स। और 11 के साल में ज़रा मैक्सिमम चीज़ें आ जाएंगी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11। ठीक है जी, शुरू हो जाओ। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट हैं। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ, हरी अप। नकल के लिए अकल की ज़रूरत है, आपके सामने है नकल। यार कोई तो जगह दे दिया करो यार साथ बैठने की। 3 मिनट में से आधा मिनट तो तुम्हारा ही सेटिंग में गुजर गया। 2 रजिस्टर, वाह वाओ, नीट पे ही करो। अच्छा, गलत हो जाएगा। क्या यार, मैं बैठे तो प्रेशर ही पड़ गया तुम पे यार, हद हो गई यार। जल्दी करें जल्दी। हाँ, एक ही साल लिखा नहीं हुआ 31 दिसंबर 11, पर सब कुछ आमिर भाई आप भी नोट करें, जल्दी करें। मेरे ख्याल में तो इधर ही रखें जहाँ पे आपने रखा हुआ है, बच्चे खुद ही बनाए ऑनलाइन वाले। अल्लाह के बंदे, पीवी ऑफ एलपी निकली नहीं हुई सवाल में, स्केजुअल भी नहीं बनाना, पीवी ऑफ एलपी भी नहीं निकालनी। मैंने कहा है आपने सिर्फ रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स और नोट्स बनाने हैं। कौन कौन माशाल्लाह ये कर रहा था कि पीवी ऑफ एलपी दोबारा निकाल रहा था? हाथ खड़ा करें, मुझे बता तो दें, मैं खुद देखता हूँ। डायरेक्ट आपने स्केजुअल पकड़ना है, वो सोल्यूशन आपका हुआ हुआ है, स्केजुअल से काम शुरू करें। उस्ताद जब नोट्स बनाने हैं तो पहले राइट ऑफ यूज़ अलग से करोगे? चलो खैर, इसकी भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है, राइट ऑफ यूज़ डायरेक्ट भी बुक वैल्यू वो ब्रैकेट में भी निकालना सीख लो, और फिर नोट वाला भी। अगर नोट्स कह दे फिर तो फिर पर्चे में ये ना करना कि 2-2 बार काम करो, पहले ब्रैकेट में बुक वैल्यू निकालो और फिर वैसे। हाँ, छुपा के बैठ जाए ताकि पता ना लगे कि भाई कुछ किया ही नहीं है। बेटा आप क्यों स्केजुअल बना रहे हैं? खुदा दा वास्ता, ये स्केजुअल सामने बने हुआ है, आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने और नोट्स बनाने हैं। 3 मिनट में कैसे होगा ये काम?
शाबाश शाबाश, जल्दी करें, मुक गया कम, मुक गया कम। कब पढ़ना शुरू करोगे उस्ताद? हैं? कब पढ़ना शुरू करोगे? आज से? साथ साथ पढ़ो। पीएनएल किधर है? मैं बना लेता हूँ आपकी जगह पे। तरतीब ही ना फॉलो करते वर्किंग पे, पहले फिंगर थंब अप्रोच। जल्दी करो यार उस्मान। हाउ ही आप? 3 मिनट तो पूरे हो गए आप लोगों के। ये आप जल्दी से कर लें तो फिर मैं हाफ ईयरली वाला गिफ्ट दूंगा आपको। डन? कौन कौन? हु डन जी? भाईजान नोट के अंदर मैच्योरिटी एनालिसिस नहीं होगा? रेलेवेंट नोट्स कहे हैं मैंने। मतलब कितनी को स्पून्स चाहिए फीडिंग के लिए आपको? आप भाई उस तरफ ले जाएं आमिर, हो सकता है किसी बच्चे ने नकल करनी हो, ऑनलाइन वाले ने, तंग हो रहा हो। कितने बच्चे कर चुके? 2 4 5 हो ही गए। जी अब कितने बच्चे कर चुके हैं? अभी भी उतने ही हैं तकरीबन, 1 2 बढ़े हैं बस। बहुत सुस्त जा रहे हैं आप लोग, इतना सुस्त भी नहीं होना चाहिए बंदे को। चलो मैं भी तैयारी पूरी कर लेता हूँ ना, फिर बस लिखते जाएंगे फटाफट।
जी बच्चों, आ जाओ इधर। सबसे पहले तो आपने फिंगर थंब अप्रोच से इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है 2011 का। तो 1 जनवरी 11 से 31 दिसंबर 11 ये एक साल पड़ा है। जब आपने इधर आकर देखा तो 31 दिसंबर 11 के सामने इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। अब ये बात जहन में रखना, ये 31 दिसंबर 11 को एक दिन ही नहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाता। दरअसल ये सामने लिखा हुआ है कि इस पूरे साल का अरसा गुजरा तो ये इंटरेस्ट एक्रू हुआ, एक्रू भी हुआ। और इसी साल क्योंकि ये पेमेंट्स के सामने आ रहा है, ये 10,000 की पेमेंट में ये पे भी हो गया है, तो पेमेंट भी हो गई है। इसीलिए बैलेंस शीट में पिछले सवाल के अंदर आपको कहीं पे इंटरेस्ट पेएबल नज़र नहीं आया। ये इंशाल्लाह कल में भी हो जाए, कल वो वाला मामला एडवांस का सवाल आ जाए। जब एडवांस का सवाल आएगा ना तो फिर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल भी नज़र आया करेगा, पर वक्त आने पर देखेंगे, फिलहाल तो नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा चले। तो 1 जनवरी 11 से 31 दिसंबर 11 तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 11 के सामने नज़र आ रहा है 5239। 5239, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज़ हुआ करती है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के लिए आपको पता है आपको एक वर्किंग करनी पड़ती है। तो वर्किंग में मैंने कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ निकालनी है, जो कि फ़िलहाल सिर्फ एक ही चीज़ हमारे सामने आ रही है, वो क्या है जी, पीवी ऑफ एलपी। ठीक है जी, वो कितनी है 327। ठीक है जी। अब मैंने कहा ना आने वाले दिनों में इसमें चीज़ें ऐड होंगी, इंस्टॉलेशन आएगी, एक आईडीसी होता है वो आएगा, फिर पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग आएगी, ये चीज़ें अभी ऐड होंगी तो कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ फूल जाएगी फिर। ठीक है ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे ऐड करेंगे। अभी चूंकि नहीं हो रहा लेकिन आदत तो डालें ना। तो पीवी ऑफ एलपी ही फिलहाल सिर्फ कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ में पड़ी है, तो इसकी डेप्रीसिएशन निकालनी है। तो 32743 डिवाइडेड बाय, अब पूरे सवाल में कहीं पे मुझे कोई और लाइफ नहीं दी हुई सिवाय लीज टर्म के, तो बस उसी लीज टर्म को यूज़ कर लें। आंसर इज 49। ठीक है जी। नेक्स्ट, बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में मुझे नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज एसेट नज़र आएगा। तो अगर मैंने नोट ही बनाना है तो वहीं से ना बना लूँ, चलो पहले डायरेक्ट भी करते हैं, बच्चों ने डायरेक्ट भी किया हुआ था। सिर्फ अगर एक्सट्रैक्ट्स मांगे तो नोट की मोहताजी भी तो नहीं ना होनी चाहिए। तो 32743 में से माइनस कर देंगे 6549, आंसर इज 26194। ठीक है जी। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लीज लायबिलिटी नज़र आएगी और करंट लायबिलिटीज़ में करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी आएगी। ठीक है जी। अब इस फिगर के लिए पहली बार हमें अपने स्केड्यूल पे जाना पड़ेगा, अमाउंटिंग स्केड्यूल पे, और उसमें जाके हम क्या करेंगे, अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे। अब इस वक्त बैलेंस शीट में अपनी लीज लायबिलिटी प्रेजेंट करने लगा हूँ। तो लीज की मद में जो लायबिलिटी है ना जी, प्रिंसिपल अमाउंट की ही है, तो प्रिंसिपल वाले कॉलम को देखेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल वाले कॉलम को देखा तो ये 31 दिसंबर 11 में खड़े होकर ये 31 दिसंबर 12 तक एक पेमेंट नज़र आ रही है, ये क्या है, करंट। और ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, इसको यहाँ से भी टोटल कर सकते हैं, 27 में से इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं। वो 27 में से माइनस करके तो ये फिगर निकाली होती है हमने। ठीक है, तो आपका 5523 और 22459। कुछ कंफर्टेबल हुए हो इस काम से? चलो, अब ये सिर्फ अगर एक्सट्रैक्ट्स मांगे तो यूँ कर लें,
और अगर वो कहे आपसे रेलेवेंट नोट्स बना दो, कभी कभी एक्सट्रैक्ट्स नहीं मांगता, कभी सिर्फ एंट्रीज मांगता है, कभी सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स मांगता है, कभी सिर्फ नोट्स मांगता है। इसलिए हर चीज़ अलग अलग करना सिखा रहा हूँ आप, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे उसने कह दिया जी नोट्स बना दो, ठीक है जी, नोट्स बना देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो पीपीई का नोट की तरह से राइट ऑफ यूज़ का नोट है। अब ये वर्किंग ऐसे, चलो ये भी पढ़ा रहे। अब नोट नंबर 8 है, कोई ओपनिंग नहीं था और 32,743 ये आपका राइट ऑफ यूज़ डेबिट हुआ है, ये ठीक है ना, यही टोटल है ना। आप यूं कर लो, समझ नहीं आ रही सर ये क्या है, बस पीवी ऑफ एलपी है और यही टोटल है। ये यूं असल में मैंने टोटल किया होगा ना, असल में ये मैंने टोटल वहीं पे डबल अंडरलाइन कर दिया था। हो सकता है कोई मेरे जैसा बैठा सोच रहा हो ये क्या हुआ, तो बेसिकली ये टोटल एक ही है फिगर, ठीक है। तो 32,743 आ गया जी, और क्लोजिंग बैलेंस जनाब आपका आ जाएगा यही 32,743, ठीक है जी। उसके बाद कोई डेप्रीसिएशन स्टार्ट में नहीं पड़ी थी और 6549 की डेप्रीसिएशन आई, तो अब आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस बन गया यही 6549, ठीक है जी। अब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को माइनस कर दें, आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी 26, तो यहाँ से उठाकर बैलेंस शीट के फेस पे ले जाएं। वो अलग बात है कि वो हम पहले ज़रा डायरेक्ट कर रहे थे तो हमने वहाँ पे भी निकाल लिया था ब्रैकेट में, पर अगर वो सवाल लेसी के सवाल में आपसे कहे प्रिपेयर रेलेवेंट नोट्स, तो फिर आपने राइट ऑफ यूज़ का नोट भी बनाना है, लीज का नोट भी बनाना है, दोनों लाजमी है। अनलेस कि वो खुद कह दे सिर्फ बनाओ लीज का, लेकिन वो ये नहीं कहता, वो हमेशा यही करता है रेलेवेंट नोट्स कह देता है। तो आपने दोनों बनाने हैं, रेलेवेंट नोट्स में राइट ऑफ यूज़ का भी नोट बनेगा और लीज लायबिलिटी का भी, ठीक है। अच्छा जी, अब लाइन तो ऑलरेडी लगी हुई है, अब हम कौन से कॉलम को देखना शुरू कर दें, इंस्टॉलमेंट वाले को। तो हमारा क्या बन जाएगा, लीज का नोट। तो लीज का नोट जो है इसमें आपने 12.1 में अंग्रेजी लिखनी है। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट एज अ लेसी, लीज टर्म इज 5 years एंड एनुअल रेंटल्स आर पेएबल इन एरियर। बस इम्प्लिसिट रेट लिखना है, लिख दो, 16% है। ऐसे 2-3 लाइनें बस लिख के बतानी है कि आपने अंग्रेजी में थोड़ा सा बताया, आपको पता है कि ये बताना है, ठीक है। उसके बाद मैच्योरिटी एनालिसिस में कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज आपने लेने हैं, तो आप यहाँ पे मौजूद हैं। ये 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के, 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा लेस देन 1 year 10,000, 1 to 2 years 10,000, 2 to 3 years 10,000, 3 to 4 years 10,000, और ग्रैंड टोटल आ गया 40,000, ठीक है जी। ठीक हो गया, मेरे ख्याल में इसको उठाकर उधर ना ले जाएं, नोट्स में ही ज़रा तस्वीर और बेहतर हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये जनाब आपके नोट्स आ गए। कोई मसला? अब एक जहन में बात ये आती है कि ये कब तक चलेगा, ये मैं करने लगा हूँ, लेकिन यहाँ तक को मसला है तो फिर पूछ लें, वरना मैं आगे चलूँ। चलें आगे। कहाँ पे कर दूँ बात, ये चलो यहीं पे ही कर लेते हैं। अच्छा जी, ये मैच्योरिटी एनालिसिस की जो बात हो रही है, जिसमें हम क्या लिखा करते हैं जी, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। आप नहीं पर्चे में ऐसे लिखना, ये तो मेरा पर्चा पास, इसलिए मैं तो लिख लेता हूँ। अब लेस देन 1 year ऐसे अमाउंट आ गई, ठीक है, कोई जो होगी। फिर 1 to 2 years, 2 to 3 years, 3 to 4 years, कहाँ तक जाएगा, 4 to पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये तो चलता ही जाएगा।
50 साल की लीज है तो फिर 50 लिखने पड़ेंगे ऐसे? ऐसा नहीं है, बस यही हद है। उसके बाद भी अगर लीज होगी तो लिख देना है मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है जी, ये मैक्सिमम बैंड्स जो है नॉर्मली आप जो है वो यूज़ करते हैं, और इसको टोटल यानी कि 5 साल से ऊपर जो हों फिर उनको इकट्ठा करके यहाँ पर लिख दिया करेंगे। तो मैच्योरिटी एनालिसिस मैक्सिमम ये इतने बैंड्स तक, ठीक है, ये 4 बैंड्स और 5वां फिर मोर देन 5 ईयर्स करके आप काम कर लिया करें। ठीक है, बल्कि 5 बैंड्स, सॉरी, छठा जो है वो इनके 5 बैंड्स ये मैक्सिमम है। ओके, सही है, ठीक है, चलें आगे। अच्छा, पहले आप लिख लें ज़रा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने अभी आपको करवाना है शुरू। उसकी वजह क्या है, इंस्टॉलमेंट्स हैं सेमी एनुअली इन एरियर, तो बुनियाद इसकी डाल देंगे। ठीक है भाई आमिर, वो बोर्ड मिटा दें। ठीक है, ये मैं खुद शुरू करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा पढ़िएगा। कासिम एक्वायर्ड एन एसेट ऑन लीज फॉर 15 साल ऑन यकम जनवरी। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं इन एरियर, इम्प्लिसिट रेट 12% है। एक्सट्रैक्ट्स बना दें और नोट्स भी बना दें। तो एक आपका ये होमवर्क है, क्वेश्चन 4 पेज 74 पे, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जी, पेज 87 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और 2, ये भी आपका होमवर्क है। तो फिलहाल सिर्फ 3 सवाल होमवर्क में हैं, चौथा सवाल देखते हैं। अगर मैंने उसका स्केड्यूल बना दिया तो मैं ट्राई करने के लिए आपको दूंगा एक्सट्रैक्ट्स भी और नोट भी। सेमी एनुअल का सिर्फ आपको स्केड्यूल ही बनाना सिखाना है, वरना तो आप माशाल्लाह ताक होते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन 4 और प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन 1 और 2 पेज 87 पे है। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 ये पेज नंबर 86 पे थे ना, 87, और ये क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन वाला पेज नंबर 70। ये बस सिर्फ बस यही आपके पास, और कोई भी होमवर्क नहीं है। और इसमें ऐड हो सकता है अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ना क्या करें, आधे घंटे का होमवर्क नहीं होता और टू टाँ लगी होती है आप लोगों की। कब दिया आप लोगों को होमवर्क? होमवर्क तो देते ही नहीं आपको, थोड़ा थोड़ा होमवर्क होता है। पेपर नहीं पास करना इस दफ़ा में, आ जाओ जी। चलें जी, ऑन यकम जनवरी 2012 BTL एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज। ठीक है जी, फ्रॉम अ बैंक। डिटेल ऑफ लीज आर एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ मशीन, अगेन वही बात यार, कॉस्ट या फेयर वैल्यू वही है ना, कॉस्ट मशीन की कितनी है। छोड़ो यार इसको साइड पे करो। हमारी लीज में अभी तक लेसी के सवालों में आपको इसकी कहीं ज़रूरत पड़ी है? आपकी वर्किंग 1 में लीज पेमेंट्स हैं, उन्हीं की प्रेजेंट वैल्यू है। वर्किंग 2 में उसी लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू से आपका स्केड्यूल स्टार्ट होता है। सारा सवाल उस स्केड्यूल से हो रहा है आपका। तो कहाँ है फेयर वैल्यू आपकी लेसी के सवालों में? कहीं पे भी नहीं है, कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। असूल यही है, लीज पेमेंट उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फिर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू से स्टार्ट हो, फिर उसी से आप सारे काम कर रहे हैं। लस्सी के सवाल चल रहे हैं, अभी लस्सी चल रही है, लस्सी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट, लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ इज 3 and 4 ईयर्स। अच्छा, अब ये कल डिस्कशन करूंगा मैं, ठीक है, कि 3 लेना है या 4 लेना है, ठीक है ना। तो फिलहाल जो लेना है वो बता दूंगा, ठीक है ना। इसी की तो डिस्कशन कल करनी है, मैंने पहले बुनियाद डाल दी थी, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें इंटरेस्ट ना ले, फिलहाल आप इस 4 को मेरी तरफ से काट दें और इस 3 को लेना है। ये कल बाकायदा इंशाल्लाह डिस्कशन करके इसका टेबल, जैसे वो ट्री बनाते होते हैं ना, इसका ट्री बनाएंगे, जो जो सिनेरियोज बन सकते हैं वो बना के हम इंशाल्लाह इस डिसीजन पे पहुंचेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, कि 3 क्यों यूज़ किया, 4 कब 4 यूज़ करना है, कब 3 यूज़ करना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसमें करना 3 ही यूज़ है, ये क्यों 3 यूज़ करना है ये कल बताऊँगा। फिलहाल कर लें यूज़ ताकि सवाल पूरा हो जाए। ओके, अच्छा, इंस्टॉलमेंट है
20,000 की टू बी पेड सेमी एनुअली इन एरियर। अभी भी एरियर चल रहा है, शुक्र करो एरियर चल रहा है, एडवांस दे फिर नवा कट्टा खुल जाना है। एनीवेज 30 जून और 31 दिसंबर पे हर साल में 2 दफ़ा आपकी किश्तें पे होनी हैं। ओके, इम्प्लिसिट रेट जो है वो 22% पर एनम है। अब एक छोटा सा मसला है, बस वो मसला ये है कि आपके रेंटल्स तो आ गए हैं सेमी एनुअली, लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो एनुअली पड़ा है। हाँ, आप ना नहीं, आप बेसिकली 2 काम कर सकते थे। आप रेंटल तो आप सालाना कर नहीं सकते, रेंटल तो है जो 6-6 माह के बाद, वो तो आप नहीं छेड़ सकते। तो फिर जो कर सकते हैं वो क्या है, 22% जो है ये साल पूरे का, यानी 12 महीनों का, डिवाइड बाय 12 कर दें इंटू 6, या डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इंटू 6, तो आंसर इज 11%। ठीक है जी, तो ये 11% रेट यूज़ करके आप अपना स्केड्यूल बनाएं और स्केड्यूल बस बना लें सेमी एनुअल। ठीक है, तो तरतीब वही है। सवाल मैंने आपको कहा था लीज मैंने ख़त्म कर दिया एलआईसी की, अभी बस सिचुएशंस ही बदलते जाना है हमने। तो जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चले थे, आप खुद ही चलेंगे कि कदम आगे। जैसे ये वाला सवाल, अब इसकी बैलेंस शीट, इसके इनकम स्टेटमेंट, इसके नोट्स आप घर से बना के ला रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। देख लेना, कर लोगे आप, देख लेना। हाँ भाई, सबसे पहले वर्किंग 1, वैसे ही वर्किंग नंबर 1 में लीज पेमेंट्स लेंगे आप। लेसर को ओवर द लीज टर्म क्या पे कर रहा है, 20 हज़ार के किराए। अब लीज टर्म जो है वो 3 साल है, लेकिन किराए सेमी एनुअल होने की वजह से कितने हो गए, 6। 1 साल में 2 किराए, तो 3 साल में 6। ठीक है, तो 10,000 है, सॉरी 20,000 इंटू 20,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 1,20,000। ठीक है जी, उसके बाद अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालनी है, तो भाई किराए तो फिर भी सेम नहीं हो गए। रेंटल 1 से ज़्यादा है, रेंटल 1 से ज़्यादा हैं, रेंटल एक जैसे हैं, एक जैसे इंटरवल से भी हैं। अब 6-6 महीने बाद के, और इंटरेस्ट रेट हमने वैसे ही 6-6 महीने वाला कर लिया हुआ है। अब लाइक विद लाइक है। ठीक है, तो 1,20,000 तो लीज पेमेंट थी ना जी। ठीक है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, तो पीवी ऑफ एलपी, तो 20,000 इंटू 1 माइनस 1.11, रेट क्या है, 11% सेमी एनुअल। ओके, रेस टू पावर माइनस, अब 3 साल करूंगा ना, -3 करूँ ना, नंबर ऑफ रेंटल्स कितने हैं। अच्छा, नहीं समझ आ रही सर, इससे नहीं समझ आती। आप यूं किया करें, आप आदत बना रहे हैं हमारी, तो पक्की करना ये आदत। आप ये 2 कॉलम्स पहले क्यों नहीं बना रहे। अच्छा वाला आपने कहा था ये करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे, कर लेते हैं यार, मसला ही कोई नहीं। डेट और इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है जी, तो डेट इंस्टॉलमेंट, ये 2 कॉलम्स बना लेते हैं। मसला क्या है, लीज कमेंस किस दिन हो रही है, 1 जनवरी 12 पे BTL एक्वायर्ड मशीन ऑन लीज। तो कमेंसमेंट मैंने कहा था वो दिन है जब ये अंडरलाइंग एसिड कहते हैं, स्टैंडर्ड लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अंडरलाइंग एसिड, जिस एसिड की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मशीन की, तो ये मशीन जिस दिन लेसी के हवाले की जा रही है उसको कहते हैं कमेंसमेंट डेट। तो 1 जनवरी 2012 पर, ये पहली लाइन आपने खाली छोड़नी होती है, पता है ना आपको। यहाँ पे आपने इंशाल्लाह फिर वो पीवी ऑफ एलपी से स्टार्ट करना होता है इसको। खैर, किराए हमारे एरियर में है, एरियर मतलब पहले एसेट इस्तेमाल करते हैं फिर किराया देते हैं, लेकिन किराया है 6-6 महीने बाद। तो पहला किराया कब होगा, 30 जून 2012, कितना किराया, 20,000। फिर किराया 31 दिसंबर 12, 20,000। फिर किराया 30 जून 13, फिर 20,000। फिर जनाब 31 दिसंबर 13 पर 20,000। फिर 30 जून 2014, 20,000। 31 दिसंबर 14, 20,000। टाइम लाइन भी बनाएं तो बात यही होती है, पर टाइम लाइन को ना मैं ज़रा थोड़ा सा डिस्करेज कर रहा हूँ, ज़रा कोशिश करें कि ना ही बनानी पड़े। ठीक है जी, 6-6 महीने बाद किराया है, तो 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, ये कह रहा हूँ। अब ये सारे किराए इधर लाने हैं,
तो चूंकि सेम किराए सेम इंटरवल से है तो क्या कर लो, डिस्काउंट। अब ये कितने किराए हैं, 6, ठीक है ना, तो 6 से -6 लिखना, 3 नहीं लिखना। तो ये करने से फायदा ये हो जाता है कि आपको नजर आ जाता है। असल में ना एक बात याद रखिएगा, एनवीटी के फार्मूले की खासियत ये है कि सारे कैश फ्लोस को पहले कैश फ्लो से एक पीरियड पीछे ला के छोड़ता है। नहीं समझ आई, मैं समझाता हूं। सारे कैश फ्लोस को पकड़ा इसने और पहले कैश फ्लो से एक पीरियड पीछे ले आया। अब ये साल के पीरियड थे तो एक साल पीछे ले आया, ठीक है। यहां पर 6 महीने बाद कैश फ्लोज हैं तो इस सारे कैश फ्लोज को पकड़ेगा, पकड़ के इस पीरियड पहले कैश फ्लो से एक पीरियड पीछे ले आएगा, क्योंकि पीरियड 6 महीने के हैं तो 6 महीने पीछे ले आएगा, ठीक है। तो ये सारे ही एरियर में है, तो 1 - 1.11 रेज़ टू पावर -1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 0.11, आंसर इज 61। ठीक है जी। इंटरेस्ट की कोई जरूरत नहीं है लिखने की, तो मैंने वैसे लिख दिया था। इन सवालों में जरूरत नहीं है, लेसर के सवालों में कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, ठीक है। बस ये 2 चीजें चाहिए, लीज पेमेंट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और फिर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल जिसमें डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। और स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या हुआ करता है जी, पीवी ऑफ एलपी से इसको स्टार्ट करेंगे, पीवी ऑफ एलपी यहाँ पे बैलेंस के कॉलम में। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी, ठीक है। अब यकम जनवरी 12 पे आपकी एंट्री क्या होगी, जो घर पे आपने करनी है वो एंट्री क्या होगी, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से 846। उसके बाद जनाब वही तरतीब है, 84,611 पे लगाओ कितने परसेंट, जिसको यूज करके पीवी निकाली है वही परसेंटेज यूज करनी है ना, बोलो 93। ये 6 महीने का इंटरेस्ट है, 6 महीने का इंटरेस्ट है, 6/12 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट को 6/12 कर दिया, ठीक है ना। आपने मिसाल के तौर पे 10,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट लगाया, 6 महीने का निकालने के लिए 6/12, ये एनुअल रेट था, तो क्या आता है 500, 5,000 नहीं 500 ही बनता है ना। ऐसे ही है, अगर आप 10,000 को 5% में मल्टीप्लाई कर दें तो भी यही आना है। ये 6/12 आप ऑलरेडी कर चुके हैं असल में, इसलिए दोबारा नहीं करना, ओके। तो 6 महीने का इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि एनुअल रेट नहीं है, पर एनम रेट नहीं है, पर 6 मंथ हमारा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। सवाल खामोश है तो हम एनुअली यूज करते हैं, लेकिन हमने सवाल बोल रहा था एनुअल है, हमने उसको भी सेमी एनुअल कर ली, क्योंकि हमने सारा स्केड्यूल ही सेमी एनुअल बनाना। अब 20,000 की जो 6 महीने बाद किस्त गई, इसमें 6 महीने का इंटरेस्ट आ गया 9307, तो बाकी प्रिंसिपल कितना 6, इस पे लगाओ 11%, ये तो मुश्किल नहीं ना रहा काम आपके लिए। असल में ना वो जो मैंने लोन नहीं छोड़ा फॉरेन करेंसी लोन, उसमें ये स्केड्यूल बनाना पड़ता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर लीज के बाद करवाया जाता है ना, तो वो फिर 2 सवाल 3 सवाल जो करने, डायरेक्ट ही बंदा ईयर एंड भी चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, 3 स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, गड़बड़ हो जाती है, आप लोग चारों टायर होते हो जाने सर, इसलिए उसको पेंडिंग कर दिया, ठीक है। इसके बाद तो वो आपको बिल्कुल वॉक इन द पार्क लगेगा, ठीक है जी। 62,049 पे 11% लगाओ, प्रिंसिपल 13,175, फिर लगाओ 11%, 48,15376 6 2, किस्तों में क्यों बता रहे 5, लगाओ 11%, 34,250 232 198 18 आ गया। इत्तेफाक है ना हो 0 तो कोई बात नहीं, 0.01 या -0.01 ऐसी कोई चीज़ है तो लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मत करना उसको 0, खैर है, राउंडिंग कैसे हो जाता होता है कभी कभी। अब आप एंट्रीज करोगे तो देखो ज़रा, मैं एंट्रीज बोल रहा हूँ जो घर पे आपने करनी है।
राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 84,611 से। उसके बाद किस्तें 2 हैं तो एंट्रीज भी 2। पहली एंट्री 30 जून 12 पे करोगे, 30 जून 12 पे एंट्री करोगे, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर दूसरी एंट्री करोगे 31 दिसंबर 12 पे, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन की एक ही एंट्री होगी, उसके लिए आप पीवी ऑफ एलपी या फिलहाल इसको डेप्रिसिएट करोगे और करोगे 3 साल पे, जो मैंने बोला। ये नहीं बताया कि 4 क्यों नहीं करना, 3 क्यों करना है, ये फिर कभी। ओके, अच्छा अगली बात, अब आप जब एक्सट्रैक्ट्स बनाने लगोगे तो फिंगर थंब अप्रोच यहाँ पे नहीं रोकेगी आपको, बल्कि पूरे साल का पीएनएल बनाने, तो पूरे साल का इंटरेस्ट, तो पूरे साल में तो ये देखो यकम जनवरी 12 से 31 दिसंबर 12, तो इसके सामने देखो तो ये दोनों इंटरेस्ट पूरे साल। ठीक हो गया। फिर बैलेंस शीट बनाते हुए जब आपने लाइन लगानी है तो इधर ना लगा देना पैड़ी आते हैं पहली लाइन उसी के नीचे ना लगा देना, बल्कि अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे नहीं, यहाँ पे लाइन लगाओगे। अब यहाँ पे लगाओगे तो ये दोनों करंट होंगे, ये दोनों करंट होंगे। 31 से 12 पे खड़े होकर 31 से 13 तक ये दोनों पेमेंट्स हो रही हैं। और फिर ये ना गलती से उठा लेना, ये उठाना, ये सारी चीजें आपने खुद देखनी है, मैंने तो कल करवाना ही है। लीज लायबिलिटी और फिर लीज का नोट बनाते हुए इस कॉलम को देखने तो वही वाला काम करना है, 2 को ऐड करना पड़ेगा। ये सेमी एनुअल है, यही क्वार्टरली हो, यही मंथली हो, फर्क क्या पड़ता है? फर्क सिर्फ अब पड़ेगा थोड़ा सा तो एडवांस के सवालों में पड़ेगा, एरियर वाले तो ऐसे ही हैं। अब देखेंगे आप घर पे आप, ठीक है? ठीक है जी, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। ये एडिशनल होमवर्क है, इसके आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने हैं, रेलेवेंट नोट्स जो बनते हैं। जर्नल एंट्रीज पहले करनी है ना, वो तो पहले करनी है, ठीक है? जर्नल एंट्रीज करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं और नोट्स। अल्लाह हाफिज़।